हेलो गाइस, मैं राघव वशिष्ठ आप सबका लो जंक्शन की ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज की क्लास का जो टॉपिक रहने वाला है गाइस, उसका नाम है प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट्स हैं उनको अपन डिटेल में डिस्कस करने से पहले मैं आपको प्रियम्बल वर्ड का एक डिक्शनरी मीनिंग क्या होता है, इसका इसका इसको किस वर्ड से लिया गया है, वो मैं आपको एक सिंपली बताना चाहता हूं ताकि आपको प्रियम्बल वर्ड का मतलब समझ में आए। तो जो प्रियम्बल वर्ड है गाइस, वो लेटिन वर्ड से लिया गया है जिसका नाम है प्रियम्बलस। तो प्रियम्बलस का मतलब होता है टू गो बिफोर, यानी कि इंट्रोडक्शन। आपने जब स्कूल डेज में आप थे और इवन जब आप आरजेएस का एग्जाम लिखने जाते हो, मेंस का पेपर होता है, हिंदी और इंग्लिश में दो जो लैंग्वेज का पेपर होता है, वहां पे आपको एसेस लिखने पड़ते हैं। तो एसेस के अंदर आप अगर इंग्लिश का एसे है तो आप उसको स्टार्ट करोगे इंट्रोडक्शन से, और या फिर अगर वो हिंदी का है तो आप परिचय से या प्रस्तावना से या उद्देशिका से आप स्टार्ट करोगे। तो उस परिचय में और उस इंट्रोडक्शन के पार्ट में आप क्या लिखोगे गाइस? आप एक दो पैराग्राफ का छोटा सा एक टॉपिक के बारे में, जो जो आपका निबंध है उसके अंदर क्या क्या हेड्स आप कवर करने वाले हो, उनका एक छोटा सा आइडिया जो है वो आप एक पैराग्राफ के अंदर देते हो, जिसको अपन कहते हैं इंट्रोडक्शन इंग्लिश के ऐसे में, और हिंदी के ऐसे में अपन कहते हैं परिचय या प्रस्तावना। तो गाइज, ये जो प्रियम्बल है, ये भारत के संविधान का वही परिचय और वही इंट्रोडक्शन है जो आप निबंध में लिखते हो। ये भारत, जब आप इसको, इसके जो वर्ड्स हैं उनको अपन जब डिटेल में डिस्कस करेंगे गाइस, तब आपको पता चलेगा कि ये जो प्रियम्बल है, ये भारत के संविधान के बारे में बहुत अच्छा इंडिकेशन देता है, बहुत अच्छा परिचय देता है कि इसके अंदर क्या क्या राइट्स जो हैं सिटीजन्स ऑफ इंडिया के सिक्योर भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में है, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का जो उद्देश्य है वो क्या है, यहाँ की जो गवर्नमेंट है उसका नेचर क्या है, उन सब के बारे में गाइज ये जो प्रियम्बल है ये आपको इंडिकेशन देता है। तो ये भारत के संविधान का एक इंट्रोडक्टरी पार्ट है और परिचय है। अब दूसरी बात आती है कि ये जो प्रियम्बल जो है, इसको ड्राफ्ट किसने किया? तो गाइज, इट वाज ड्राफ्टेड बाय द पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि अपने देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। उनके दिमाग में एक आइडिया आया कि इतनी बड़ी बुक जो संविधान है, विच इज द लार्जेस्ट लेंथिएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड बनने वाला है, क्यों ना इसका एक ऐसा पार्ट, इसके अंदर एक ऐसी चीज इसके साथ जोड़ी जाए, लिखी जाए, इसके जो इस संविधान का परिचय देती हो। तो उन्होंने एक ड्राफ्ट बनाया। जो ड्राफ्ट उन्होंने बनाया वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने उन्होंने 13 दिसंबर 1946 को रखा, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने उस ड्राफ्ट को 22 जनवरी 1947 को अडॉप्ट कर लिया था। तो यहाँ पे गाइज आपको एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है कि हु ड्राफ्टेड द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो वहां पे आपको ऑप्शन में पंडित जवाहरलाल नेहरू मिलेंगे। आपको उसी टॉपिक, उसी ऑप्शन के ऊपर आपको राइट आंसर करना है। तो गाइज, आपको चीजें क्लियर हो गई कि ये जो प्रियम्बल है ये भारतीय संविधान का परिचय है, और इसको जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ड्राफ्ट किया था। तो अब गाइज अपन आगे बढ़ते हैं। तो अगली जो चीज आती है कि पहले अपन इसके प्रोविजंस को डिस्कस करें, उससे पहले अपन को यह पता होना चाहिए कि वेदर दिस प्रियम्बल इज ए पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। अगर ये भारत के संविधान का हिस्सा ही नहीं है तो इसको इसको इतना डिटेल में डिस्कस करने की जरूरत ही क्यों है? तो गाइज, ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि ये कंट्रोवर्सी आई थी, बेरूबारी का एक केस आया था, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने प्रियम्बल को जो है भारत के संविधान का हिस्सा मानने से मना कर दिया था।
बेरूबारी का जो केस था उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने प्रियम्बल को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट मानने से मना कर दिया और कहा कि इट इज ए की टू ओपन द माइंड्स ऑफ मेकर, यानी कि भारत के संविधान निर्माताओं के दिमाग में क्या था उनके बारे में इंडिकेशन, ये जो प्रियम्बल है ये इंडिकेशन देता है, बाकी इसका भारत के संविधान के प्रोविजनों से कोई भी लेना देना नहीं है। लेकिन गाइस इसके बाद में एक केस आया था जिसका नाम था केशवानंद केशवानंद भारती का केस। ये कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट है जिसके अंदर 13 जजेस की बेंच बैठी थी, जो कि आज तक की सबसे हाईएस्ट जो नंबर ऑफ द जजेस की जो बेंच होती है वो है। इस केस के अंदर गाइस सुप्रीम कोर्ट ने जो बेरूबारी का जो केस था उसको ओवररूल करते हुए ये कहा कि प्रियम्बल इज ए पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब ऐसा क्या केशवानंद भारती के केस में सुप्रीम कोर्ट ने देखा जो उन्होंने बेरूबारी के केस में देखने से वो चूक गए? तो गाइस केशवानंद भारती के केस में जजेस ने नोटिस करी ये बात कि जिन जो भारतीय संविधान के जो पार्ट्स हैं, अलग अलग पार्ट्स हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, सिटीजनशिप, ये जो पार्ट्स हैं इनका जो अडॉप्शन का प्रोसीजर था, जिस प्रोसीजर से इनको अडॉप्ट किया गया और ये संविधान का हिस्सा बन गए, ठीक प्रियम्बल को अडॉप्ट करने का जो प्रोसीजर था वो वैसा ही प्रोसीजर था। द प्रोसीजर जब सेम हो सकता है तो फिर ऐसे कैसे हो सकता है कि एक तो चीज जो है संविधान का हिस्सा है और दूसरी चीज जो है संविधान का हिस्सा नहीं है। जब प्रियम्बल का अडॉप्शन का जो प्रोसीजर है वो वैसा ही है जैसा कि जो दूसरे जो प्रोविजंस हैं संविधान के जो पार्ट्स हैं उनको जब अडॉप्ट किया गया था तो उनके अंदर भी वही प्रोसीजर फॉलो किया गया था जो कि प्रियम्बल का किया गया था। तो इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने मानते हुए इस सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में माना और उन्होंने इसको ओवररूल कर दिया। तो अगर आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है कि वेदर प्रियम्बल इज ए पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट, तो वहां पे आपको आंसर करना है यस इट इज ए पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब यहाँ पे दो क्वेश्चन आते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 तो ये हो गया कि वेदर द प्रियम्बल इज ए पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। दूसरा क्वेश्चन आता है कि इन विच केस द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट इन द प्रियम्बल इज नॉट ए पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो गाइज वहां पे है ना आपको बेरूबारी का केस आंसर करना है, बेरूबारी का केस। अब तीसरा जो क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो बनता है कि इन विच केस सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्टेड प्रियम्बल एज ए पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, या किस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बेरूबारी के केस को ओवररूल किया। तो वहां पे आपको आंसर करना है, क्वेश्चन नंबर 3 है, वहां पे आपको लिखना है केशवानंद भारती का जो केस था वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बेरूबारी के केस को ओवररूल किया और प्रियम्बल को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट माना। तो गाइज अब इससे ये आपको क्लियर हो गया है और ये एग्जाम के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस हैं, ये काफी बार जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशंस के अंदर ये इसको पूछा गया है। तो आप थोड़ा सा इन क्वेश्चन को भी साथ साथ आप कवर करते चलिए। अब आगे का जो मैं आगे प्रियम्बल को और डिटेल में डिस्कस करें उससे पहले मैं आपको इसका पर्पज बताना चाह रहा हूं कि भाई इसका मतलब प्रियम्बल का पर्पज क्या है। तो ये जो प्रियम्बल है ये भारत के संविधान की जो अथॉरिटी है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसका सोर्स क्या है, ये सोर्स जो है ये भारत के संविधान का बताती, प्रियम्बल जो है वो भारतीय संविधान का सोर्स बताती है। वो अभी मैं और आगे जब आगे की जो स्लाइड होगी उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा। आपको एक वर्ड मिलेगा जिसका नाम होगा, एक वर्ड मिलेगा जिसको वी द पीपल, जो वी द पीपल है ये भारत के संविधान की का सोर्स है। अभी अपन इसको डिस्कस करेंगे आगे। और ये भी बताता है कि इस भारत के संविधान का जो ऑब्जेक्ट है, उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य क्या है वो भी ये प्रियम्बल जो है ये भारत के संविधान का उद्देश्य भी बताता है, ऑब्जेक्ट भी बताता है। उसके साथ साथ ये इनेक्टिंग क्लोज भी कैरी करता है। जो लास्ट जो प्रियम्बल की लाइन है गाइज,
जो कहती है कि ऑन दिस डे ऑफ 26 नवंबर 1949 वी डू हियर बाय अडॉप्टिंग, इनेक्टिंग और गिविंग दिस कॉन्स्टिट्यूशन टू आवर सेल्फ। तो वो जो लाइन है गाइज, वो भारतीय संविधान के इनेक्टिंग क्लोज को बताती है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि व्हेन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड ऑन द डेट ऑफ 26 नवंबर 1950 1949 सॉरी। अब आप कहोगे कि तो फिर 26 जनवरी क्या है? तो 26 जनवरी 1950 वाज द इन्फोर्समेंट डेट। पूर्ण रूप से जो भारत का संविधान जो है वो 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया था। तो अब यहां पे भी एक क्वेश्चन आता है कि अडॉप्शन कब हुआ और इन्फोर्स कब हुआ? तो अडॉप्शन वाज ऑन 26 नवंबर 1949 और इन्फोर्समेंट वाज ऑन द 26 जनवरी 1950। अब यहां पे भी एक हिस्टोरिकल स्टोरी है कि व्हाई दिस 26 जनवरी वाज चूजन फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो 1930 के अंदर कांग्रेस ने एक रिजोल्यूशन पास किया था जिसका नाम था पूर्ण स्वराज का। लाहौर अधिवेशन जो कांग्रेस का था 1930 के अंदर हुआ, जिसके अंदर उन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग करी। पूर्ण स्वराज का मतलब कि अब हमें पूरी तरह से स्वतंत्रता चाहिए। तो वो जो पूर्ण स्वराज का जो अधिवेशन जिसके अंदर रिजोल्यूशन पास हुआ था, वो डेट थी 26 जनवरी 1930। तो उसको ध्यान में रखते हुए 26 जनवरी को एक मेमोरेबल डे बनाने के लिए, चूंकि पूर्ण स्वराज की मांग 26 जनवरी को कर दी गई थी, तो उस डेट को जो है उस डेट को एक मेमोरेबल बनाने के लिए उन्होंने 26 जनवरी 1950 को इन्फोर्समेंट की डेट रखी। लेकिन अडॉप्ट जो था भारत का संविधान, वो 26 नवंबर 1949 को हो गया था। कुछ प्रोविजंस उसी दिन लागू हो गए थे, लेकिन पूर्ण रूप से जो भारत का संविधान है वो 26 जनवरी को लागू हुआ था। तो इसके जो पर्पज हैं गाइस, वो है एक तो ये इसकी संविधान की जो है अथॉरिटी बताता है कि सोर्स क्या है, दूसरा कि क्या ऑब्जेक्ट है, जो संविधान के क्या उद्देश्य हैं उनके बारे में ये प्रस्तावना जो है प्रियम्बल है वो हमें बताती है, इंडिकेट करती है। और तीसरा जो इसका पर्पज है वो भारत के संविधान की जो इनेक्टमेंट की अडॉप्शन की जो डेट है वो भी हमें बताती है। तो गाइज आपको पार्ट्स है कि नहीं है वो भी आपको क्लियर हो गया है। अब आपको इसके पर्पस क्या है प्रियम्बल के, वो भी आपके क्लियर शायद हो गए हैं आपके। तो अब अपन आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन के ऊपर कि पर्पस। तो पर्पस अभी 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 मैंने आपको बताया है, ये स्लाइड थोड़ी सी डिलीट करना भूल गया था मैं, तो ये आपको पर्पस बता दिए। अब ऑब्जेक्ट बताते हैं कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या क्या ऑब्जेक्ट हैं, और ये इनेक्टिंग क्लोज को भी कैरी करता है। अब आगे के अंदर तो गाइज ये जो आप इमेज देख रहे हो, ये मतलब वी द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया के लोगों से के नाम है, मतलब वी द पीपल ऑफ इंडिया अपनी प्रस्तावना का पहला वर्ड है। तो ये वी द पीपल ऑफ इंडिया गाइज बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। ये बताता है कि भारत के संविधान की जो अल्टीमेट अथॉरिटी है वो कौन है। ये जो प्रियम्बल है ये खत्म होता है डू हियर बाय अडॉप्टिंग, गिविंग और दिस कॉन्स्टिट्यूशन टू आवर सेल्फ। तो ये जो दोनों बिगिनिंग पार्ट प्रियम्बल का और जो लास्ट है टू अवर सेल्फ जो वर्ड है, ये इंडिकेट करता है कि ये जो भारत का संविधान है ये भारत के नागरिकों के द्वारा बनाया गया है, उन्हीं के द्वारा लागू किया गया है और उन्हीं के द्वारा ही अपनाया गया है। तो गाइज यहाँ पे आपको एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन आपके आ सकता है कि अल्टीमेट अथॉरिटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वेस्टेड इन, वहां पे पार्लियामेंट एक ऑप्शन हो सकता है, दूसरा ऑप्शन प्रेसिडेंट हो सकता है, तीसरा ऑप्शन सुप्रीम कोर्ट हो सकता है और थर्ड ऑप्शन जो है सिटीजन ऑफ इंडिया हो सकता है। तो गाइज आपको वो जो फोर्थ ऑप्शन है सिटीजन ऑफ इंडिया, उस पे आपको राइट क्लिक करना है, राइट टिक करना है और वही उसका करेक्ट आंसर होगा। अब आपके पास एक डाउट आता है कि फिर सुप्रीम कोर्ट क्या है। तो गाइस सुप्रीम कोर्ट जो है वह भारत के संविधान का संरक्षक है। सुप्रीम कोर्ट इज ए कस्टोडियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कस्टोडियन मतलब वो भारत के संविधान की रक्षा करेगा। जब कभी भी जो संवैधानिक प्रावधानों का हनन किस सरकार के द्वारा किया जाएगा, तो सुप्रीम कोर्ट भारत सरकार राज्य सरकारों को निर्देश देगी और उनको भारत के संवैधानिक प्रावधानों की उनसे पालना करवाएगी। तो गाइज यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि अल्टीमेट अथॉरिटी जो है संविधान की वो भारत के नागरिक हैं
और जो संविधान का जो संरक्षक है, कस्टोडियन जो है संविधान का, वो देश का सर्वोच्च न्यायालय है। तो ये दो क्वेश्चन आपको यहां से बनते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा गाइस, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। आप इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से सुनिए, समझिए, और आपके प्रियम्बल से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस जो हैं इस वीडियो के अंदर दूर कर दिए जाएंगे। अब गाइस जो अगला जो है वो है कि कीवर्ड्स, जो जो मैं आपको कह रहा हूं कि भारत के संविधान, ये प्रियम्बल की प्रस्तावना है, उसके जो महत्वपूर्ण वर्ड्स क्या क्या हैं। तो गाइस यहाँ पे ये काफी वर्ड्स हैं, जैसे डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, जस्टिस, इन सबको अपन इस पूरी क्लास के अंदर अपन डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको इन वर्ड्स को याद रखने के लिए मैं एक आपको फॉर्मूला देता हूं। तो डेमोक्रेटिक से डी, रिपब्लिक से आर, इस तरीके से DRSSSJLEBI, ये मैंने एक इनके वर्ड्स लिख लिए। तो अब यहाँ पे आपका होता है DRSSJLEBI। तो गाइज इसका मतलब ये हो गया कि डॉक्टर सुशांत सिंह सैनी फॉन्ड ऑफ जलेबी। डॉक्टर सुशांत सिंह सैनी फॉन्ड ऑफ JLEBI। तो डी से आ गया डेमोक्रेटिक, आर से आ गया रिपब्लिक, एस से आ गया सोवरेन, फिर एस से आ गया सोशलिस्ट, फिर एस से आ गया सेक्युलर, फिर एफ 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 जो है मैंने कनेक्टिंग वर्ड लिया है। ये एफ से कोई वर्ड इस फॉर्मूले के अंदर नहीं है, ये मैंने सिंपली लिखा है कि फॉन्ड मतलब उसको पसंद है। फिर आ गया आपके फॉन्ड ऑफ जलेबी, तो JLEBI जलेबी की स्पेलिंग होती है। तो जे से जस्टिस, एल से लिबर्टी, ई से इक्वेलिटी, बी से ब्रदरहुड और आई से हो गया इंटीग्रिटी। तो ये ब्रदरहुड जो है गाइज, मैंने फ्रेटर्निटी का सब जो सिनोनियम्स होता है वो लिखा है। इसको आप ब्रदरहुड को आप फ्रेटर्निटी से भी को के लिए ये मैंने ब्रदरहुड लिखा है। तो आप ब्रदरहुड और फ्रेटर्निटी को जो है आप एक ही चीज समझिएगा। तो आपको गाइज ये सारे कीवर्ड्स हैं, एक इस फॉर्मूले से आपको याद हो जाएंगे कि डॉक्टर सुशांत सिंह सैनी फॉन्ड ऑफ जलेबी। तो ये जितने भी जो वर्ड्स हैं आपको एक फॉर्मूले से सारे याद हो जाएंगे। तो अब गाइज अपन आगे बढ़ते हैं। इन सारे वर्ड्स को जो है, अगर ये इतने इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं तो अपन बहुत जल्दी से जल्दी इनके ऊपर इस वीडियो में कवर करें, डिस्कस करें, अपना टाइम खराब नहीं करते हुए अपन आगे बढ़ते हैं गाइस। तो सबसे पहले जो वर्ड है सोवरेन। तो यहाँ पे मैंने अक्षय कुमार की एक मूवी का पोस्टर आप देख रहे हो गाइस। ये मैं इस वर्ड को समझाने से पहले एक आपको स्टोरी के रूप में, आपको अगर ये याद रहे सोवरेन, अगर कहीं भी सोवरेन वर्ड आए तो आपको ये स्टोरी, आपको ये जो अक्षय कुमार की ये जो मूवी है ये आपके दिमाग में क्लिक होनी चाहिए। तो आपको इस मूवी के अंदर पता होगा, जब एक सीन है स्टार्टिंग के अंदर, जब इंडियन हॉकी टीम खेलने जाती है बाहर, तो वहां पे एक झंडा लगाया जाता है। तो वो झंडा, एक झंडा अक्षय कुमार और खिलाड़ियों के पास होता है, जो वो उनको उसको फहराना चाहते हैं कि नहीं आज तो ये झंडा फहराया जाना चाहिए। लेकिन दूसरा झंडा फहराया जाता है। उस झंडे का, वो जो झंडा होता है वो ब्रिटिश इंडिया का झंडा होता है। इससे क्या मतलब हुआ गाइस, उस वो जो ब्रिटिश इंडिया का जो झंडा था वो ये इंडिकेट करता था कि जो इंडिया है उसके ऊपर इंग्लैंड का इंग्लैंड का शासन है। वहीं जब मूवी के बाद में जब इंडिया वो फाइनल जीतता है तो वहां पे एक झंडा फहराया जाता है, वो झंडा होता है अपने देश का तिरंगा झंडा। तो इससे क्या मतलब हुआ गाइस, ये इंडिकेट करता है कि अब जो भारत है वो स्वतंत्र है। और जब पहले जो झंडा फहराया गया था वो इंडिकेट कर रहा था कि इंडिया के ऊपर इंग्लैंड का शासन है। तो मेरा कहने का मतलब है, सोवरेन का मतलब है कि इंडिया अब एक ऐसा कंट्री है जिसके ऊपर किसी भी दूसरे देश का, बाहरी किसी दूसरे देश का शासन नहीं है। कोई दूसरा देश भारत के इंटरनल मैटर्स के अंदर इंटरफियर नहीं कर सकता। अब भारत जो है पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। 15 अगस्त 1947 से के बाद से भारत पूर्ण रूप से स्वतंत्र राज्य है। अपने फैसले लेने में वो खुद सक्षम है, और कोई भी दूसरा देश जो है
वो भारत के इंटरनल मैटर्स के अंदर इंटरफियर नहीं कर सकता। कुछ जो बड़े बड़े फिलोसोफर हैं वो कहते हैं कि जब भारत कॉमनवेल्थ कंट्रीज का पार्ट, जो एक यूनियन है उसका पार्ट है, तो भारत की जो सोवरेनिटी है वो कंट्रोल्ड सोवरेनिटी है, या यूनाइटेड नेशन का है हिस्सा है, तो भारत के जो फैसले हैं वो यूनाइटेड नेशन प्रभावित कर सकते हैं। तो गाइज इसका आंसर आपको ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। हर कंट्रीज इन सब संगठनों का हिस्सा होते हैं, और इन संगठनों के जो निर्देश होते हैं वो मैंडेटरी नहीं होते हैं, वो ओब्लिगेटरी होते हैं। इंडिया की सिचुएशंस के अंदर अगर उन रिजोल्यूशंस को या उन निर्देशों को लागू करने में अगर इंडिया को लगे कि ये जो रिजोल्यूशन है, ये निर्देश है, ये इंडियन कंडीशन में सुटेबल नहीं है, तो इंडिया उनको लागू नहीं भी करेगा, या इंडिया लागू कर भी सकता है। अगर वो फिजिबल हो, अगर वो सूटेबल हो, तो वो लागू भी कर सकता है। ये जो इंटरनेशनल डायरेक्शंस होते हैं ये ओब्लिगेटरी होते हैं, मैंडेटरी नहीं होते हैं। तो इंडिया की जो सोवरेनिटी है वो एब्सोल्यूट सोवरेनिटी है, वो कंट्रोल्ड सोवरेनिटी नहीं है। तो गाइस सोवरेन का मतलब आपको समझ में आया कि सोवरेन मीन्स अब भारत जो है पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, स्वयं प्रभुत्व इसका सोवरेन का मतलब होता है। तो अब भारत जो है पूर्ण रूप से स्वतंत्र है गाइस। तो अब सोवरेन का आपको समझ में आ गया है गाइस। तो अब हम चलते हैं दूसरे वर्ड के ऊपर जिसका नाम है सोशलिस्ट। तो सोशलिस्ट जो है गाइस, इस वर्ड को समझाने से पहले मैं आपको दो शब्द जो हैं वो मैं पहले आपको समझाना चाहता हूं। एक होता है कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म के अंदर क्या होता है? पूंजीवाद। और एक होता है कम्युनिज्म। कैपिटलिज्म कैपिटलिज्म के अंदर गाइस क्या होता है कि जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, जो इकोनॉमिक जो होती है जो देश की, वो देश के पूंजीपतियों के पास होती है। ऐसी इकोनॉमी के अंदर क्या होगा कि जो अमीर हैं वो अमीर से और ज्यादा अमीर होते जाएंगे, और जो गरीब हैं वो गरीब या तो उसी लेवल पे रहेंगे या वो उनका लेवल गिरता जाएगा। कैपिटलिज्म के अंदर पूंजीपतियों का ही अधिकार होता है, उनके अंदर वो अमीर से अमीर होते जाएंगे। लेकिन कम्युनिज्म के अंदर क्या होता है कि जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, इनकम जो होती है वो पूरी की पूरी सरकार के कंट्रोल में रहती है। यहाँ पे आप देखोगे कि ये मैंने एक ही हाथ, इस इमेज के अंदर आप सिर्फ एक हाथ देख रहे हो। इसका मतलब ये है कि जितने भी प्रोडक्शन के सेक्टर हैं, इंडस्ट्रीज हैं, वो सारी की सारी देश की जो सरकार है, जो देश को गवर्न कर रही है, उसके कंट्रोल में रहेगी। वो जैसा चाहेगी वैसा वो करेगी, उसको कोई भी रोक नहीं सकता उस गवर्नमेंट को। तो कम्युनिज्म के अंदर क्या होता है कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो होते हैं वो सरकार के पास में होते हैं, उनकी मोनोपोली होती है। और कैपिटलिज्म के अंदर क्या होता है कि जो इकोनॉमी होती है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो होते हैं, वो पूंजीपतियों के पास रहते हैं। तो जब संविधान निर्माताओं के पास में ये डिस्कशन चला कि इंडिया को किस तरह का कौन सा कॉन्सेप्ट अपनाना चाहिए, कैपिटलिज्म अपनाना चाहिए या कम्युनिज्म अपनाना चाहिए, तो वहां पे उन दोनों ही कॉन्सेप्ट को उन्होंने इग्नोर करते हुए इन दोनों के बीच का रास्ता निकाला, जिसको नाम दिया गया समाजवाद या सोशलिज्म। तो यहाँ पे देखोगे आप कि ये तो सरकार का हाथ है और ये जनता का हाथ है, दोनों मिलकर के काम कर रहे हैं, और सरकार जो है जनता को के हाथ को भी ऊपर खींच रही है कि उनके भी प्रोडक्शन को बढ़ावा दे दिया जाए। यानी सोशलिज्म के अंदर क्या होता है कि कुछ एरियाज जो होते हैं गाइस, वो सरकार के अंदर के हिस्से में रहते हैं, सरकार का उनके ऊपर कंट्रोल रहता है। कुछ एरियाज के अंदर उनकी मोनोपोली रहती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सरकार देश के नागरिकों के लिए भी ऐसे मौके अवसर देती है जहां से वो अपनी जो पूंजी है, संपत्ति है, इनकम है, उसके अंदर वो बढ़ावा कर सकें। तो जो समाजवाद जो है वो सरकार और देश की जो जनता है, उन दोनों के साथ साथ पैरेलल चलता है समाजवाद, सोशलिज्म। यानी यहाँ पे सरकार जो है वो तो अपनी जो इनकम है, अपना जो खजाना है, उसको तो भरेगी भरेगी, लेकिन उसके साथ ही साथ जो है इस देश के नागरिकों को भी अपनी इनकम को बढ़ाने का मौका दिया जाएगा। इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूं गाइस कि जब एक फंडामेंटल राइट था, अंडर आर्टिकल 19 में था राइट टू प्रॉपर्टी।
जिसको बाद में अमेंडमेंट के द्वारा उसको आर्टिकल 301 दे दिया गया था। तो ऐसा अगर हटाना ही था तो फिर वापस उसको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पार्लियामेंट ने क्यों रखा? उसको एक कोई हटा देते और कोई लीगल राइट जैसे सिविल डिस्प्यूट होता वैसे होता रहता। और इसको हटाया क्यों गया? इसको फंडामेंटल राइट से 300 के एक के अंदर इसको क्यों डाला गया? तो गाइस, अगर वो फंडामेंटल राइट्स रहता तो सरकार के जो डेवलपमेंट के जो काम होते, प्रोग्राम्स होते, उनके अंदर रुकावट आती। अगर डेवलपमेंट होना है तो सरकार को कई बार भूमि का एक्विजिशन या अक्वायर करने की जरूरत और आवश्यकता पड़ती है। तो अगर वो फंडामेंटल राइट है तो वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के अंदर उस जमीन का मालिक जाएगा और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है उसको फंडामेंटल राइट्स, चूंकि वो फंडामेंटल राइट्स है इसलिए उसके फेवर में डिसीजन देंगे और सरकार को कहेंगे कि आप इसकी भूमि का अधिग्रहण नहीं कर सकते। तो वहां पे वो डेवलपमेंट जो है उसके के बीच में ये राइट टू प्रॉपर्टी आ गया। तो ये इसको, इस अड़चन को हटाने के लिए उस राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया और 300 के अंदर रख दिया गया। अब दूसरी बात की, इसको 300 ए के अंदर क्यों रखा गया? तो यहां पे गाइस बात आती है, अगर इसको ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्यों बनाया गया, इसको एक लीगल राइट क्यों नहीं रहने दिया गया? तो वो इसलिए किया गया कि ये अभी भी संवैधानिक हक है उस जमीन के मालिक का, वो अभी भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है। तो अगर सरकार को उस भूमि का अधिग्रहण करना है तो अंडर आर्टिकल 31 के द्वारा उसको रीजनेबल कंपनसेशन दिया जाएगा, यानी जो उसके जमीन की वैल्यू है वो सरकार को देनी पड़ेगी। सरकार की मोनोपोली नहीं है कि वो जब चाहे किसी भूमि का एक्विजिशन या अधिग्रहण कर ले और उसको कोई उसका पेमेंट नहीं दिया दे। तो सरकार ऐसा नहीं कर सकती। और गाइस, जब आप, जो हिंदुस्तान आजाद हुआ और आज का जो हिंदुस्तान आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जब अपना अपना देश आजाद हुआ तब इस देश के अंदर कई सेक्टर ऐसे थे जहां पे सिर्फ देश की सरकार जो थी उसी का कंट्रोल था। जैसे कि टेलीविजन जो था उस समय दूरदर्शन था, आज हजारों चैनल आते हैं। जैसे पहले दूरभाषा जो फोन जो टेलीफोन जो इंडस्ट्री थी उसके अंदर बीएसएनएल थी, लेकिन आज आप देखोगे कि पता नहीं कितनी जो टेलीकॉम कंपनीज चल रही है। लेकिन कुछ एरियाज अभी भी सरकार के पास हैं, जैसे डिफेंस का जो रक्षा का जो कोई जो भी मैटर है वो सरकार की मोनोपोली है। जैसे रेलवे मंत्रालय है वो अभी भी सरकार के पास है, उसका प्राइवेटाइजेशन नहीं हुआ। समाजवाद का दौर चला था गाइस 1900। समाजवाद का भारत के अंदर अगर किसी को जनक कहा जाता है तो वो जेपी नारायण थे। उन्होंने जो मूवमेंट किया उस मूवमेंट से बहुत सारे नेता निकले, जैसे कि मुलायम सिंह यादव हो गए, लालू प्रसाद यादव हो गए, शरद यादव हो गए, जो कि समाजवाद के कॉन्सेप्ट को आगे उन्होंने बढ़ाया। और 92 के जो लिबरलाइजेशन के बाद में आप देखोगे कि ऐसे बहुत सारे एरियाज खुले जहां पे देश की जनता को भी मौका दिया गया कि आप भी आगे आओ और अपने व्यापार को बढ़ाओ। तो गाइज, आपको सोशलिज्म जो है आपको समझ में आया है, और यही मानते हुए मैं आगे की जो टॉपिक है उसके ऊपर चलते हैं अपन। तो अब एक वर्ड आता है सेकुलर। ये जो सेकुलर वर्ड है गाइज, ये इसको अपन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस से अपन डिस्कस करने से पहले मैं आपको कुछ इसका नेचर बताना चाहता हूं, एक आइडिया देना चाहता हूं। तो गाइज, जो भारत के अंदर है, भारत के संविधान के अंदर जो है पंथ निरपेक्षता का प्रोविजन है। भारत धर्म निरपेक्ष राज्य नहीं है। तो अब आप पूछोगे कि धर्म निरपेक्ष और पंथ निरपेक्षता में क्या फर्क है? तो गाइज, इस अगर यहाँ पे धर्म निरपेक्ष अगर वर्ड वर्ड जुड़ा होता संविधान की प्रस्तावना में तो फिर इसका मतलब होता कि भारत के अंदर किसी भी धर्म की मान्यता ही नहीं है। अब आप कहोगे कि ऐसा कैसे? तो गाइज, आप अगर फ्रांस को देखोगे, रशिया को देखोगे, तो वो धर्म निरपेक्ष देश हैं, वो किसी भी धर्म को ही नहीं मानते। वहां पे आप जो रिलीजियस एक्टिविटी है गाइज, वो आप चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, फारसी हो, कुछ भी हो, आप जो है पब्लिक प्लेस के अंदर रिलीजियस राइट्स जो है, रिलीजियस सेरेमनीज जो हैं, वो आप परफॉर्म नहीं कर सकते। अभी रिसेंटली आप देखो, आपने देखा होगा कि वहां के जो राष्ट्रपति थे मैक्रो, उनके अगेंस्ट में सोशल मीडिया के अंदर खूब बवाल हुआ कि चूंकि उन्होंने
किसी महिला को या हिजाब जो होता है उसके ऊपर उन्होंने रोक लगाई, तो सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारा बवाल हुआ था। तो वो क्यों हुआ था गाइस? कि इसलिए कि फ्रांस के अंदर जो है धर्म निरपेक्षता है, वहां पे किसी भी धर्म को ये छूट नहीं है कि वो पब्लिक प्लेस के अंदर धार्मिक जो राइट्स हैं, सेरेमनीज हैं, वो परफॉर्म करे। अगर आपको धार्मिक राइट्स परफॉर्म करने हैं तो आप अपने घर में करो, आपको पब्लिकली वो परफॉर्म करने की वहां पे स्वतंत्रता नहीं है। अब गाइज एक जो पंथ निरपेक्ष है, तो गाइज पंथ निरपेक्षता से तात्पर्य ये है कि हिंदुस्तान जो है धर्म निरपेक्ष नहीं है। इसका मतलब वो धर्म को तो मानता है, लेकिन ये जो पंथ हैं, इनको पंथ माना गया है हिंदुस्तान के अंदर कि ये जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, फारसी, ये जैनी, ये जितने भी हैं, ये अलग अलग रस्ते हैं, पंथ हैं, मालिक एक है, वो भगवान है, चाहे उसको गॉड कह लो, भगवान कह लो या अल्लाह कह लो, वो तो एक है। ये जो है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये रस्ते हैं उस मालिक के पास में पहुंचने के। तो भारत जो है इन पंथों को नहीं मानता, धर्म को मानता है लेकिन इन पंथ को नहीं मानता, इसलिए भारत जो है एक पंथ निरपेक्ष राज्य है। गाइस ये जो क्वेश्चन है ये यूपीएससी के अंदर और इवन आप जब आरजेएस का इंटरव्यू देने जाओगे तो ये क्वेश्चन आपसे कई बार ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है, तो आप इस चीज को अच्छे से समझिएगा। तो अब चूंकि मैंने इस सेकुलर वर्ड को अब आपको डिटेल में समझा दिया है, अब इसके अपन चलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के ऊपर। तो भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है गाइज, उसके अंदर आर्टिकल जो है 25 टू 28 है, वो धार्मिक स्वतंत्रताओं के अधिकार आपको देती है। इसके अलावा कि आप किसी भी धर्म, किसी भी पंथ को जो है, किसी भी धर्म को मान सकते हो, प्रोफेस कर सकते हो, प्रोपोगेट कर सकते हो, आप धार्मिक जो है संस्थान बना सकते हो, और सरकार जो है आपके साथ कोई भेदभाव नहीं करेगी। धर्म निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष है, इसलिए सरकार जो है किसी भी धर्म को, किसी भी पंथ विशेष को है ना बढ़ावा नहीं देगी या किसी भी पंथ विशेष के को इंटरफियर भी नहीं करेगी। वो सभी धर्मों को है गाइस वो इक्वली ट्रीट करेगी। सरकार का अपना कोई पंथ नहीं होगा, अपना कोई रिलीजन नहीं होगा, वो सभी रिलीजन्स को इक्वली ट्रीट करेगी। अब गाइस ये जो वर्ड जो है सेकुलर जो है वो 42nd अमेंडमेंट के द्वारा जो है प्रस्तावना के अंदर जोड़ा गया था। तो गाइज आप ये ध्यान रखिएगा कि ये भी कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है कि वर्ड सेकुलर वाज एडेड इन द प्रीएम्बल बाय विच अमेंडमेंट। तो गाइज आपको वहां पे आंसर लिखना है 42nd अमेंडमेंट। तो अब एक क्वेश्चन आता है गाइज कि क्या ये जो 42nd अमेंडमेंट हुआ उसके बाद में ही जो भारत का संविधान था वो सेकुलर हुआ, या उससे पहले भी भारत के संविधान का जो नेचर था वो सेकुलर था? तो ये गाइज एक केस आया था सेंट जेवियर कॉलेज वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाउएवर द स्पेसिफिक वर्ड ऑफ सेकुलर इज नॉट इन इन कॉन्स्टिट्यूशन, even then the existence of article 25 to 28 makes the Indian constitution or makes this country secular। तो ये चूंकि ये जो वर्ड सेकुलर 42nd अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि 42nd अमेंडमेंट से पहले जो है भारत जो था वो पंथ निरपेक्ष राज्य नहीं था या सेकुलर स्टेट नहीं था। तो गाइज ये यहाँ पे आपको जो ये वर्ड है, ये आपको ये जो केस है सेंट जेवियर कॉलेज का, ये उस 42nd अमेंडमेंट से पहले का है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। और इस सेकुलर वर्ड को गाइस केशवानंद भारती के केस में बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया। बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब मूलभूत ढांचा, ऐसा पार्ट संविधान का, ऐसा हिस्सा जिसको संवैधानिक संशोधन की जो पावर सरकार की है, पार्लियामेंट की है, लेजिस्लेचर की है अंडर आर्टिकल 368, वो उसकी एम्बिट में नहीं आता। मतलब ये सेकुलर वर्ड जो है ये पार्लियामेंट किसी भी फेरबदल संशोधन से नहीं हटा सकती। तो गाइज आपको सेकुलर वर्ड का अच्छे से समझ में आ गया। धर्म निरपेक्ष और पंथ निरपेक्षता का ध्यान रखिएगा। 42nd अमेंडमेंट का ध्यान रखिएगा कि सेकुलरिज्म, सेकुलर जो वर्ड है वो 42nd अमेंडमेंट के माध्यम से भारत के संविधान के अंदर जोड़ा गया था। तो गाइज अब अपन आगे चलते हैं। फिर एक कीवर्ड आता है गाइज डेमोक्रेटिक। तो ये डेमोक्रेसी, ये जो मैंने फोटो यहाँ पे लगाई है ये आपको इंडिकेट बहुत अच्छे से कर रही है। ये जो ब्लू इंक है ये वो अपन वोट देके आते हैं तब अपने उंगली के ऊपर जो इंक लगाई जाती है वो है। तो कहने का मतलब ये है कि इस देश की जो सरकार है वो इस देश के नागरिकों के द्वारा ही चुनी जाएगी। मतलब
जो सरकार है वो जनता के द्वारा और जनता के लिए ही बनी हुई है। इस देश के नागरिक यहाँ की जो गवर्नमेंट है उसका चुनाव करते हैं, जो कि 18 साल के ऊपर के जो लोग होते हैं वो मतदाता और भारत के नागरिक हैं और 18 साल से प्लस हैं, उनको मतदान करने का अधिकार है। तो गाइज यहाँ पे एक क्वेश्चन और भी बनता है कि बाय विच अमेंडमेंट द एज ऑफ वोटिंग एज वाज रिड्यूस्ड फ्रॉम 21 टू 18। मतलब 21 साल से 18 साल मतदाता की आयु कौन से अमेंडमेंट संशोधन से के द्वारा करी गई थी। तो गाइज आपको वहां पे आंसर ऑप्शन के अंदर अगर 61 आता है तो इट वाज द 61 फर्स्ट अमेंडमेंट बाय विच द एज ऑफ वोटिंग एज वाज रिड्यूस्ड फ्रॉम 21 टू 18। ठीक है गाइज, तो कहने का मतलब है डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी जो है वो भारत के संविधान के अंदर प्रस्तावना के अंदर वर्ड जोड़ा गया है। और आपको पता ही है कि हिंदुस्तान जो है आज दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक कंट्री है। दुनिया का जो सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है वो भारत है। तो आपको इसके ऊपर प्राउड भी होना चाहिए कि वी अवर कंट्री जो है अपन भारत दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के निवासी हैं। तो इसका डेमोक्रेसी का जो वर्ड है वो आपको क्लियर हो गया गाइज कि जो देश की जो सरकार है वो इस देश की जनता के द्वारा ही चुनी जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं गाइस, तो आगे जो है रिपब्लिक। तो रिपब्लिक के साथ में अपने अपने देश के माननीय जो राष्ट्रपति जी हैं रामनाथ जी कोविंद, उनकी फोटो इसलिए लगाई है ताकि आपको तुरंत क्लिक हो जाए कि रिपब्लिक का क्या मतलब होगा। और इसका जो राष्ट्रपति है वो भारत का एक रिपब्लिक हेड होता है। रियल हेड जो है गाइज वो होते हैं अपने देश के प्रधानमंत्री जी, जो कि अभी नरेंद्र जी मोदी हैं। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो हेड होते हैं वो इस देश के राष्ट्रपति होते हैं, जो कि रामनाथ जी कोविंद है। गाइज अब मैं आपको इस रिपब्लिक का मतलब बताता हूं। रिपब्लिक का, चूंकि अब अभी मैंने कहा कि इस देश की जो सरकार है वो इस देश की जनता के द्वारा चुनी जाती है और इस देश का जो मुखिया होगा वो भी जनता के द्वारा ही चुना जाएगा, कि जो इस देश को जो इंटरनेशनल लेवल पे जो रिप्रेजेंट जो व्यक्ति करेगा वो इस देश के राष्ट्रपति हैं। तो वो जो रिप्रेजेंट जो करेंगे वो भी जनता की द्वारा ही चुने हुए होने चाहिए। उसको रिपब्लिक हेड कहते हैं, कि जो कंट्री का जो इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट करे वो व्यक्ति इस देश के नागरिकों के द्वारा ही चुनावा होना चाहिए। चूंकि अपन को पता है कि जो राष्ट्रपति का चुनाव है वो इनडायरेक्ट फॉर्म में होता है, यानी कि अपने द्वारा जो चुने गए एमपी और एमएलए होते हैं वो राष्ट्रपति चुनाव के अंदर हिस्सा लेते हैं और एक फिर बाद में राष्ट्रपति महोदय का चयन इस पोस्ट के लिए कोई भी जो उम्मीदवार है उनका राष्ट्रपति की पोस्ट के लिए चयन होता है। तो जो यहाँ इस देश की जो जनता है उनकी इन्वॉल्वमेंट इनडायरेक्टली है। इन्वॉल्वमेंट तो है, आप कह सकते, ये नहीं कह सकते कि जो ये राष्ट्रपति महोदय हैं ये देश की जनता के द्वारा नहीं चुने जाते। नहीं, बिल्कुल इस देश की जनता ही राष्ट्रपति महोदय का चयन करती है, वो एक इनडायरेक्ट फॉर्म के अंदर होती है। तो कहने का मतलब है रिपब्लिक से कि जो इस देश का जो हेड होगा वो इस देश की जनता के द्वारा चुना जाएगा और इस देश के कॉन्स्टिट्यूशनल हेड जो हैं महामहिम राष्ट्रपति महोदय होते हैं, जो कि अभी वर्तमान में रामनाथ जी कोविंद हैं। तो गाइज आपको रिपब्लिक का मतलब समझ में आया। तो अब अपन चलते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्रीएम्बल, कि भारतीय प्रस्तावना के क्या उद्देश्य क्या हैं। तो मैं गाइज आपको बताता हूं कि इसके उद्देश्य जो मेन है ये जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, ये जो 4 वर्ड हैं ये भारत के संविधान के जो है उद्देश्य हैं, जिनको अब अपन वन बाय वन अपन अब डिस्कस करेंगे गाइस। तो सबसे पहले अपन लेते हैं जस्टिस। जस्टिस जो है भारत के अंदर, भारत के जो है वो सोशली भी होगा, इकोनॉमिकली भी होगा और पॉलिटिकली भी होगा। तो गाइस ऐसा जब कोई पहले ये जो न्याय प्रणाली जो है ये ऐतिहासिक है। आप जब महाभारत का दौर देखोगे तो वहां भी देखोगे कि न्याय हर समाज की एक नीड होती है कि नहीं, हमें न्याय चाहिए। अगर आप न्याय नहीं दोगे तो आप जो जनता है वो रिवोल्ट करेगी। तो ये जो जस्टिस जो है, न्याय जो है, इसका बहुत लंबा इतिहास है। हर सोसाइटी के अंदर जस्टिस की, न्याय की व्यवस्था रही है।
तो जब भारत का संविधान बना, भारत एक आजाद देश हुआ, तो यहाँ पर भी न्याय प्रणाली को अपनाया गया। और न्याय जो है वो सामाजिक भी, इस देश की जनता को जो है सामाजिक न्याय भी मिलेगा, इस देश की जनता को आर्थिक न्याय भी मिलेगा, इस देश की जनता को राजनीतिक अधिकार भी मिलेंगे। अब आप पूछेंगे कि सामाजिक न्याय क्या होता है गाइस? तो ये हो गया कि जब हिंदुस्तान आजाद हुआ तब यहाँ पे कास्ट सिस्टम था, जो एक, जो ब्राह्मण थे, एक क्षत्रिय थे, और एक थे जो कि दलित वर्ग थे। तो अब अगर उनको सोशल, मतलब उस जो दलित वर्ग है, जो पिछड़ा वर्ग है, उसको अगर अपलिफ्ट करना है तो उनके अधिकारों की रक्षा करनी पड़ेगी और कुछ ऐसे स्पेशल प्रोविजंस बनाने पड़ेंगे ताकि ये जो गैप है, जो जनरल कैटेगरी जो आज है, जो और एक जो पिछड़ा वर्ग है, ये गैप अगर कम करना है तो इस पिछड़े वर्ग को, दलित वर्ग को एक इस पे कुछ प्रोविजंस होंगे संविधान के अंदर, ताकि ये जो डिफरेंस है ये इनके बीच में कम हो। तो जिसके कारण गाइस संविधान में आरक्षण की, रिजर्वेशन की प्रणाली का प्रणाली को अपनाया गया ताकि ये जो गैप है इसको कम किया जा सके और सामाजिक जो स्टेबिलिटी है वो इस देश के अंदर स्थापित हो। और गाइस आपको पता होगा कि SC ST एक्ट हैं जो उनकी प्रोटेक्शन के लिए बने हुए हैं। सो समाज के अंदर न्याय भी इसके अंदर, संविधान के अंदर व्यवस्था दी गई है। अब एक आता है इकोनॉमिक राइट। तो इकोनॉमिक राइट गाइस से मेरा मतलब ये है कि आपको इस देश के अंदर ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि आपको अब व्यापार, अपनी इनकम को बढ़ावा देने के लिए आपके अधिकारों की रक्षा करते हैं। और आपको इकोनॉमिकली, आप कोई भी, आपकी जो आर्थिक व्यवस्था है उसको भी अपलिफ्ट करते हैं। और जैसे कि अगर इकोनॉमिक राइट्स जो हैं अगर सिक्योर नहीं होते गाइस, तो आप बिलीव नहीं कर सकते कि अमीर तो अमीर होता जाता और गरीब गरीब से और गरीब हो जाता। इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अपना जो टैक्स सिस्टम है, जो आपकी एक कुछ हेड्स हैं, मतलब 3 लाख 4 लाख, जो कि हर फाइनेंस बजट के बाद में या तो बढ़ती है या स्टेबल रहती है। अभी का मुझे आइडिया नहीं, लेकिन आप ये मान सकते हो कि 4-5 लाख रुपए तक की अगर आपकी ईयरली सैलरी है या इनकम है तो आप बजट के बाहर हो। अगर आप 5 लाख से ज्यादा आपकी ईयरली इनकम है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो ये यहाँ पे जो पिछड़ा वर्ग है, जो 5 लाख से जिनकी आमदनी सालाना कम है, उनके इकोनॉमिक राइट्स जो हैं, आर्थिक न्याय अधिकार हैं कि वो टैक्स की रक्षा की गई है ताकि वो उनकी इनकम और बढ़े। और वहीं जो जिनके पास ज्यादा पैसा है उनसे सरकार टैक्स ले रही है और वो टैक्स लेकर के ये जो पिछड़े वर्ग हैं इनको, इनके विकास के लिए वो कार्य करती है। तो आपको मैंने एक एग्जांपल दिया है कि संविधान के अंदर ये जो जस्टिस वर्ड जो है ये न्याय का है, और संविधान के अंदर जो है इकोनॉमिक्स राइट्स भी जो हैं भारत के नागरिकों के, वो सुरक्षित हैं। तो और लास्ट वर्ड आता है पॉलिटिकल राइट्स। तो गाइज ये आपको पता है कि इस देश की, ये जो भारत है ये दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, और जिस उम्मीदवार को वो वोट देते हैं वो कोई आसमान से आके नहीं टपकता, उस वो भी अपने बीच का ही कोई एक व्यक्ति होता है जो कि चुनाव लड़ता है और जिसको अपन वोट देकर के पार्लियामेंट में या विधानसभा में अपन पहुंचाते हैं। तो गाइस इस देश के अंदर किसी भी व्यक्ति को चुनाव लड़ने की आजादी है। ये कोई विधायक की कुर्सी जो है ये कोई हेरेडिटरी ऑफिस नहीं है, जैसे पहले होता था कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। सुपर 30 मूवी के अंदर डायलॉग है ना, राजा का बेटा ही राजा बनेगा। और आप जब मुगलों को देखोगे, उससे पहले राजे रजवाड़े देखोगे, तो आपको पता चलेगा कि मुगल साम्राज्य जो था उसके अंदर एक बेटा मरा, फिर दूसरा उसका राजा बनता, गद्दी पे बैठता, तो वहां पे एक हेरेडिटरी ऑफिस था। लेकिन अब भारत में लोकतंत्र की प्रणाली अपन अपनाते हैं, तो यहाँ के अंदर जो उम्मीदवार हैं वो भी जनता के ही बीच में से कोई इस देश का नागरिक होगा। तो आपके पॉलिटिकल राइट्स हैं, आप अगर 18 साल से उम्र में बड़े हैं तो आपको मतदान का अधिकार भी आपको मिलेगा। तो गाइज इस संविधान के अंदर आपको पॉलिटिकल राइट्स की भी सिक्योरिटी है। अब आता है लिबर्टी। तो गाइज लिबर्टी को जो उद्देश्य है, क्या क्या लिबर्टीज भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इंडियन सिटीजन्स को दे रखी है, उनको बताने से पहले मैं आपको एक डिफरेंस बताना चाहता हूं कि लिबर्टी और फ्रीडम में क्या फर्क है। गाइस फ्रीडम मतलब होता है, अच्छा दोनों का मतलब आजादी होता है, स्वतंत्रता ही होता है मतलब दोनों का, लेकिन दोनों में फर्क है। फ्रीडम तो जो होती है वो एब्सोल्यूट होती है,
कि मतलब अगर आप रास्ते में चल रहे हो, आपके पास बंदूक है कि मुझे इसको मारना है, तो आपने उसको मार दिया। आपने आपको जो भी करना है, आपकी एब्सोल्यूट आजादी है, आप कुछ भी करो, आपके जो मन में आए वो आप करो, उसको कहते हैं फ्रीडम। और लिबर्टी का मतलब होता है उसके अंदर रिस्ट्रिक्शन होती है कि आपको एक दायरे में रह करके दायरे में ही रहना पड़ेगा। अगर उस दायरे से बाहर जाओगे तो आपका जो एक्शन है वो गलत माना जाएगा। तो वैसे ही भारत के अंदर जो है गाइज, ये जो लिबर्टी है, इस वर्ड का, इस प्रस्तावना के अंदर लिबर्टी के वर्ड का चुनाव किया गया। तो इसका मतलब ये हुआ गाइज कि भारत के जो लोग जो हैं, उनकी जो आजादी है वो कंट्रोल्ड आजादी है, मतलब कंट्रोल्ड लिबर्टी है। जब आप आर्टिकल 19 पढ़ोगे तो वहां पे स्वतंत्रता का अधिकार है वो, तो आप देखोगे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन जो है, उसके अंदर 8 रिस्ट्रिक्शन दे रखी है। अगर आपने वो 8 काम किए तो आपकी आपकी जो वो स्वतंत्रता है, बोलने की स्वतंत्रता है, वो आपसे छीन ली जाएगी। आपको स्वतंत्रता है, आप किसी भी धर्म को प्रोफेस कर सकते हो, प्रोपोगेट कर सकते हो, आप कोई धार्मिक जो है इंस्टीट्यूशन बना सकते हो। लेकिन अगर वहीं आप 25 की जो रिस्ट्रिक्शन है, पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ और मोरालिटी, वो जो रिस्ट्रिक्शन जो है, अगर ऐसा कुछ आप करते हो तो आपकी जो धार्मिक स्वतंत्रता है वो भी आपसे छीन ली जाएगी। तो यहाँ इस देश के अंदर गाइज, जो वर्ड जो है, जो स्वतंत्रता है वो एब्सोल्यूट नहीं है, फ्रीडम जो है वो एब्सोल्यूट नहीं है, वो लिबर्टी है। आपको रिस्ट्रिक्शन के अंदर रह करके, आपको एक दायरा है उसके अंदर रहो, दायरे के बाहर जाओगे तो आपके ऊपर कानूनी एक्शन ले लिया जाएगा। तो इसीलिए जो भारत की प्रस्तावना है उसके अंदर वर्ड जोड़ा गया है लिबर्टी। तो गाइज आपको लिबर्टी के का जो उद्देश्य है वो आपको समझ में आ गया होगा। और लिबर्टी और फ्रीडम में क्या फर्क होता है वो भी मैंने आपको बताया है। तो अब, और ये जो लिबर्टी है इसका एक आर्टिकल है 21, जो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के बारे में बात करता है। जब अपन 21 आर्टिकल पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये जो 21 आर्टिकल है, इसकी जो एम्बिट है, इसका जो दायरा है गाइज, वो दिनों दिन बढ़ते जा रहा है। अभी जस्ट ये जो रामदेव बाबा के जो एजिटेशन चल रहा था, तो राइट टू स्लीप जो है, अब ये आर्टिकल 21 का हिस्सा हो गया, आपको सोने का भी अधिकार है। तो जैसे जैसे प्रोग्रेसिव सोसाइटी में प्रोग्रेस हो रही है, वैसे वैसे जो आपकी जो लिबर्टीज है उसका दायरा भी गाइज बढ़ता चला जा रहा है। तो जब अपन 21 जो आर्टिकल पढ़ेंगे तब आपको मैं एकदम डिटेल में बताऊंगा कि जो लिबर्टी के अंदर क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, और आर्टिकल 21 का जो लिबर्टी का जो दायरा है वो कितना आगे तक बढ़ा है। तो अब अपन चलते हैं इक्वालिटी। इक्वालिटी का मतलब होता है गाइस समानता का अधिकार। तो समानता से मतलब है कि सभी को इक्वली ट्रीट किया जाएगा। समान सिचुएशन के अंदर अगर कोई आते हैं तो उनको एक की तरीके से सबको ट्रीट किया जाएगा। अगर असमान परिस्थितियों में दो लोगों को समान रूप से आप ट्रीट करते हो तो वो अपने आप में एक असमानता है। आपको समझ में नहीं आया होगा गाइस। दो लोग अगर एक ही कैटेगरी से आते हैं, दोनों का लेवल एक है, तब तो आप उनको एक रूप से ट्रीट करो। आर्टिकल 14 जो है गाइस, वो रीजनेबल क्लासिफिकेशन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं मानती। आपका जो वर्गीकरण जो है वो रीजनेबल होना चाहिए। जैसे कि जो शूद्र थे, जो कि SC ST के जो लोग थे, उनकी और जो जनरल कैटेगरी के लोग थे, उनके गैप को कम करने के लिए ही तो रिजर्वेशन का प्रोविजन लाया गया। अगर ये होता कि वो दो असमान परिस्थितियों के लोग हैं, तो अगर उनको समान ट्रीट किया जाता कि नहीं, रिजर्वेशन तो प्रोविजन ही नहीं रहेगा, तो ये जो गैप जो है ये कभी फिल नहीं हो पाता। तो स्पेशल प्रोविजंस हो सकते हैं अगर वहां पे क्लासिफिकेशन रीजनेबल है। लेकिन अगर रीजनेबल, अगर कोई असमान वो इक्वेलिटी नहीं है, अगर इक्वेलिटी है और दो समान कंडीशन के लोग हैं, उनको अगर आप समान रूप से ट्रीट करते हो तब तो आप इक्वलिटी है वहां पे। लेकिन दो अलग अलग
वर्ग के लोगों को समान रूप से ट्रीट करना अपने आप में इनइक्वालिटी होता है। तो गाइस जो आर्टिकल 14 है वो मैं आपको बताऊं, जब पढ़ेंगे तब पूरा डिटेल में अपन डिस्कस करेंगे। अभी तो मैं आपको इतना ही बता रहा हूं कि जो इक्वेलिटी वर्ड जो है प्रियम्बल के अंदर उसका क्या मतलब है, और भारत के संविधान के अंदर जो है इक्वेलिटी के कौन कौन से प्रोविजन है। तो गाइस आर्टिकल 14 से 18 तक के जो प्रोविजंस हैं वो समानता के अधिकारों के बारे में है। 14 कहता है राइट टू, ये जो है इक्वेलिटी बिफोर द लॉ के बारे में बात करता है। फिर जो आर्टिकल 15 जो है ये कहता है कि इस देश के नागरिकों के बीच में आपस में धार्मिक, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के नाम के ऊपर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। और जो 16 है वो कहता है कि जब सरकार जो नौकरी देती है इस देश के नागरिकों को, तो उन मैटर्स के अंदर भी, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के मैटर में भी, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और रेजिडेंस जो है उन बेसिस के ऊपर भी किसी भी प्रकार की भेदभाव नहीं होगा। और आर्टिकल 17 जो है गाइज वो छुआछूत के प्रोविजंस को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करता है और छुआछूत को कानून संवैधानिक रूप से खारिज करता है कि भाई अब इस देश के अंदर छुआछूत नहीं होगी, जो कि अपन भारत की एक बहुत बड़ी कुरीति थी जो आज भी आपको कई ग्रामीण एरियाज में देखने को मिल जाएगी। और ये जो आर्टिकल 18 जो है ये अबोलिशंस ऑफ टाइटल्स के बारे में बात करता है, यानी कि आप अगर भारत के नागरिक हो तो किसी बाहरी देश से आप उपाधि नहीं ले सकते। अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि ये जो फॉरेन जो कंट्रीज हैं, जैसे शाहरुख खान को डाइट वो फ्रांस की कोई एक उपाधि दी थी, ये कॉन्स्टिट्यूशनल है कि नहीं है, तो वो अपन जब आर्टिकल 18 पढ़ेंगे तब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। अभी तो सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि इक्वेलिटी का मतलब मैंने आपको समझा दिया, और इक्वेलिटी के जो प्रोविजंस जो हैं वो भारत के संविधान में कहाँ कहाँ है और किस किस तरह की इक्वेलिटी भारतीय संविधान के अंदर बताई गई है। ताकि अभी क्लास बहुत लंबी हो रही है, अपन इसको थोड़ा सा डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। अभी आप आइडिया दे रहा हूँ, चूंकि प्रियम्बल भी एक इंट्रोडक्शन है तो आज अपन इंट्रोडक्शन ही लेते हैं इन टॉपिक का गाइस। तो फिर आता है एक सबसे प्यारा वर्ड जो भारत की प्रस्तावना के अंदर है, वो फ्रेटर्निटी है, जो कि मेरा सबसे प्यारा वर्ड ये है, ब्रदरहुड। तो गाइस ब्रदरहुड का मतलब ये है कि इस देश के जो नागरिक हैं वो आपस में भाईचारा रखेंगे और इस देश की जो इंटीग्रिटी है और यूनिटी है उसको मेंटेन करेंगे। गाइस मैंने मेरी ये जो एजुकेशन है वो केरल से हुई है। मैंने केरल के जो रहने वाले जो मेरे क्लासमेट थे उनसे दोस्ती करी है, और एक भाईचारे के साथ रहते रहते मैंने पूरी लॉ अपनी कंप्लीट करी है। तो कहने का मतलब है इस देश के जो नागरिक हैं वो आपस में मिलजुल के रहें, वो चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, उनका धर्म कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो एक आपस के अंदर जो रहें वो भाईचारे के साथ रहें। अगर कश्मीर का बंदा अगर कन्याकुमारी तक जाता है, राजस्थान का नागालैंड घूमने जाता है, तो नागालैंड और राजस्थान के जो आदमी हैं उन दोनों में अगर वो जो संवाद होगा वो एक भाईचारा पूर्ण होना चाहिए। कश्मीर के अंदर कन्याकुमारी के बंदे को ये नहीं लगना चाहिए कि मैं पता नहीं कहाँ आ गया, चूंकि हिंदुस्तान में सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान है। जो कश्मीर का जो बंदा है वो भी भारतीय है, कन्याकुमारी का बंदा है वो भी भारतीय है। तो इन दोनों के अंदर आपस में भाईचारा होना चाहिए, जो कि एक फंडामेंटल ड्यूटी भी है, जो आर्टिकल 51A के अंदर जो है एक ये फंडामेंट मूलभूत जो दायित्व जो भारत के नागरिकों के होने चाहिए उनमें से भी वो एक है। और इस देश की जो यूनिटी है, अखंडता, अपना आपको पता होगा कि इस देश के अंदर इतने राज्य हैं, इतनी भाषाएं हैं, इतने धर्म हैं, इतनी बोलियां हैं, खाना पीना रहना करना सब कुछ अलग अलग है। वहीं इतनी विविधताओं में भी होने के बाद में भी भारत के नागरिक जब कभी भी कोई देश हित की बात होती है तो आपको पूरे देश से आवाज आती है कि यस वी आर इंडियंस। जब हिंदुस्तान ने 2011 के अंदर क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीता था तो शायद कोई ऐसा राज्य नहीं था जहां पे जश्न नहीं मनाया गया हो, जहां पे पटाखे नहीं फोड़े गए हों। इस देश की ये बहुत ही खूबसूरत चीज है कि इस देश के अंदर लोग जो आपस में है वो एक भाईचारे से रहते हैं। तो यहाँ पे जो प्रियम्बल के अंदर ये भी कहा गया है कि इंडिविजुअल की डिग्निटी का भी ध्यान रखा जाएगा। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं हिंदू हूं और एक मेरे क्लासमेट कोई जो है वो मुस्लिम है, तो मैं उसको ये कंडीशन नहीं दे सकता कि तू नमाज नहीं पढ़ेगा तब मेरी दोस्ती हो, तेरे से मैं दोस्ती करूंगा। तुम कुछ करो, उसकी वो डिग्निटी है कि वो मुस्लिम है, उसका दायित्व है कि वो अपने मालिक के लिए दिन में 5 बार नहीं तो कम से कम 1-2 बार तो वो नमाज पढ़े।
अब आप उसकी उस डिग्निटी को खत्म करके आप उस आपकी आपका दायित्व है कि आपको उसकी डिग्निटी मेंटेन करनी पड़ेगी। आप उसको ये नहीं कह सकते कि आप ये मत करो, ये नहीं करोगे तब मैं आपका दोस्त बनूंगा। आपको वो जैसा है उसको वैसा ही अपनाना पड़ेगा, और इस देश की अखंडता और इंटीग्रिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी को आपको मेंटेन करना पड़ेगा। इंटीग्रिटी मतलब अपन को इस देश की जो प्रतीकात्मक चीजें हैं, जो सिंबल जो इस देश के हैं, उनका हमको सम्मान करना पड़ेगा गाइज। अगर इस देश के अंदर आप रहते हो, इस देश के नागरिक हो, तो आपको तिरंगे झंडे को सलाम करना पड़ेगा। राष्ट्रगान अगर कहीं बढ़ रहा है तो वहां पे आपको एकदम स्टैंड अप होके खड़ा होकर के सावधान की स्थिति में आपको खड़ा होना पड़ेगा। इस देश को रिप्रेजेंट करने वाले, इस देश के जो संवैधानिक जो प्रतीक हैं, उनकी आपको रक्षा भी करनी पड़ेगी, उनकी आपको इज्जत भी करनी पड़ेगी। तो फ्रेटर्निटी का मतलब मैंने आपको बता दिया, भाईचारा। और प्रियम्बल ये कहता है कि इस देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी को भी बनाए रखना होगा आपको, और इंडिविजुअल की डिग्निटी भी जो है भारत के संविधान के अंदर सिक्योर है। तो गाइज अब अपन इस क्लास के कंक्लूजन में चल रहे हैं। मैंने आपको सारे कीवर्ड्स डिटेल में बताए हैं, उनका फॉर्मूला क्या है, उनको याद कैसे किया जाता है, वो भी मैंने आपको बताया है। अब एक जो क्वेश्चन है कि क्या प्रियम्बल जो है इसको संशोधित किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। संवैधानिक संशोधन का जो आर्टिकल है गाइज वो 368 है। तो इसके अंदर ये कहा गया था कि ये कंट्रोवर्सी क्यों आई, बेरूबारी के केस में इसको पार्ट मानने से मना कर दिया गया था। तो जब वो पार्ट ही नहीं है तो संशोधन का क्या कोई प्रोविजन ही नहीं होगा। लेकिन वहीं केशवानंद भारती के अंदर जब इसको पार्ट मान लिया गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिकॉज इट इज ए पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, देयरफॉर इट कैन बी अमेंडेड एज एनी अदर प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बट जो बेसिक स्ट्रक्चर जो है इस प्रस्तावना का, प्रियम्बल का, दैट कैन नॉट बी अमेंडेड। यानी जो मूलभूत ढांचा जो प्रस्तावना का है, प्रियम्बल का है, उसको संसद, पार्लियामेंट जो है उसके अंदर फेरबदल नहीं कर सकती। तो अगर आपको मेंस में क्वेश्चन आ जाता है कि वेदर द प्रियम्बल कैन बी अमेंडेड और नॉट, एक्सप्लेन इट विद द केस लॉज, तो आपको एक लाइन में लिखना है यस प्रियम्बल कैन बी अमेंडेड, और दो सेक्शन जो केस लॉ है उसमें आपको केशवानंद भारती वर्सेस यूनियन ऑफ स्टेट ऑफ केरला का जो केस है वो साइट करके आपको ये लिखना है कि बेसिक एक्सेप्ट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द प्रियम्बल, बेसिक फीचर ऑफ द प्रियम्बल, एनी प्रोविजंस कैन बी अमेंडेड। यानी yes preamble can be amended except the basic structure of the preamble। तो गाइज इसका आंसर हो गया yes it can be amended, और वहां पे आपको केशवानंद भारती का जजमेंट जो है वो साइट करना होगा। अब ये एक संविधानिक संशोधन हुआ था जिसका नाम था 42nd अमेंडमेंट। उस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा ये 3 वर्ड्स जोड़े गए थे जिनका नाम था सेक्युलरिज्म। सेक्युलर वर्ड था, ये सेक्युलरिज्म गलती से हो गया, आप इसको सेक्युलर है इसका मतलब, फिर सोशलिस्ट और इंटीग्रिटी। ये जो 3 वर्ड्स जो हैं ये 42nd अमेंडमेंट के द्वारा संविधान के अंदर जोड़े गए थे। और संविधान अभी तक सिर्फ एक ही बार अमेंडमेंट, प्रस्तावना के अंदर एक ही बार अमेंडमेंट हुआ है। तो यहाँ पे आपके 2 क्वेश्चन बनते हैं गाइज। पहला तो बनता है कि कितने वर्ड्स जोड़े गए थे, तो वो हो गया 3 वर्ड्स हो गए, और कौन सा संवैधानिक संशोधन था, तो उसका आंसर आपको लिखना है 42nd अमेंडमेंट जो था वो इस प्रस्तावना के अंदर बदलाव किया गया था। तो गाइज ये जो क्वेश्चन है ये काफी बार एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं कि प्रियम्बल में कौन से संवैधानिक संशोधन से फेरबदल किया गया था, तब आपको वहां पे 42nd अमेंडमेंट लिखना है और ये 3 वर्ड्स आपको याद रखने होंगे। अब गाइज अपन अब थोड़े क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं, जो कि जितने भी क्वेश्चंस हैं ये आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन हैं जो काफी बार पूछे गए हैं, और प्रियम्बल से मोर और लेस इन्हीं क्वेश्चंस के इर्द गिर्द सवाल आपके एग्जाम में आएंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि एम्बिट ऑफ 368 एंड द प्रियम्बल वाज डिस्कस्ड इन विच केस, कि मतलब 368 की जो पावर है और संविधान की प्रस्तावना को आपस में किस केस में डिस्कस किया गया था। ये दूसरे तरह से भी आ सकता है कि वेदर इन विच केस द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द प्रियम्बल कैन बी अमेंडेड। तो आपको गाइज ये सारे क्वेश्चन के आंसर ये हो गए, गोलकनाथ, मेनका गांधी, केशवानंद भारती, बेरूबारी का केस। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया है कि केशवानंद भारती के केस में कहा गया था कि यस प्रियम्बल कैन, because the preamble is a part of Indian Constitution, therefore it can be amended as any other provisions। So it जो केशवानंद भारती है ये इसका
राइट आंसर है गाइस। तो अब अपन अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो है कि इन विच केस सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द प्रीएम्बल इज नॉट ए पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसका दूसरा क्वेश्चन ये हो सकता है कि ये नोट हटा दिया जाएगा और बाकी का जो क्वेश्चन है वो सेम रहेगा। तो अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको थोड़ा ध्यान से उस क्वेश्चन को पढ़ना है। कहीं जल्दबाजी में आप नोट लगा हुआ है और आप इस नोट को पढ़ने से चूक जाओ और आप आंसर तो करना था आपको बेरुबारी, क्योंकि इस केस के अंदर ही कहा गया था कि इज नॉट ए पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और आप आंसर करके आ जाओ केशवानंद भारती, जिसके अंदर कहा गया था कि यस प्रियम्बल इज ए पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो गाइज ये भी आपको मैंने क्लियर कर दिया। ये भी काफी बार आपके जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशंस के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। आईएएस के अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। फिर आता है सोवरेनिटी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन बिलोंग्स टू, कि ये जो आजादी है, भारत की संप्रभुत्वता है, ये किसके अंदर रिसाइड, किसको वेस्टेड है। तो अभी मैंने बताया था कि वी द पीपल से प्रीएम्बल स्टार्ट होता है। अल्टीमेट अथॉरिटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है देश के नागरिक हैं। तो इसका आंसर गाइस क्या होगा? इसका आंसर होगा सिटीजन ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है जो गाइस की इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन। तो गाइस अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना वो लाहौर अधिवेशन, और 26 जनवरी को ही क्यों रखा गया था गणतंत्र दिवस, और अपन 26 नवंबर को जो है अपन कानून लॉ डे के नाम से अपन जो सेलिब्रेट करते हैं वो होता है कानून दिवस। तो इनमें क्या रीजंस थे वो मैंने आपको बताए। तो 26 नवंबर को तो जो है 1949 को जो है भारत का जो संविधान था वो अडॉप्ट किया गया था, और 26 जनवरी 1950 को जो है भारत का जो संविधान था वो इन्फोर्स्ड हुआ था। तो गाइज ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आता है कि इन्फोर्समेंट कब हुआ था, व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज फुली इन्फोर्स या इन्फोर्स, तो वहां पे आपको लिखना है 26 जनवरी। और अगर आ जाता है ये क्वेश्चन की अडॉप्ट कब हुआ, तो ये अडॉप्शन की जो डेट है वो 26 नवंबर है। ये भी काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है। फिर अगला क्वेश्चन है गाइज इन प्रियम्बल द इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी रेफर्स टू। तो गाइज ये मैंने बताया था कि जो समानता का जो अधिकार है वो आपको राजनीति में भी मिलता है, राजनीति में भी आपको इक्वेलिटी होती है, आर्थिक हितों की रक्षा में भी इक्वेलिटी होती है, इकोनॉमी के आधार पे आपको भेदभाव नहीं हो सकता, सामाजिक स्तर पे भी सबको इक्वल ट्रीट करने के प्रोविजंस हैं। तो अभी थोड़ा जल्दी जल्दी अपन इनका मैं आंसर देते हुए आगे बढ़ता हूं, ताकि मेरा पर्पस तो ये था कि आपको जो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं वो आपको पता रहे। तो क्वेश्चन है कि इन द प्रियम्बल द इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी रेफर्स टू, तो वहां पे पब्लिक सर्विस और पब्लिक मैटर्स ओनली होगा, सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स अफेयर्स ओनली होगा, सोशल एंड इकोनॉमिक्स अफेयर्स ओनली होगा। तो गाइज वहां पे आपको वो सोशल पॉलिटिकल और ये जो दोनों हेड्स जो हैं ये इसका राइट आंसर है। नहीं नहीं सॉरी गाइज, इसका राइट आंसर होगा सोशल पॉलिटिकल एंड द इकोनॉमिक्स अफेयर्स ओनली। तीनों के अंदर ये जिसके अंदर आपको पब्लिक सर्विस का भी मिल जाएगा और पब्लिक मैटर्स का भी मिल जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है गाइज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो इनमें कौन सा जो स्टेटमेंट है, जो ऑप्शन है वो रॉन्ग है, वो गलत है। तो गाइज पहला है कि प्रियम्बल इज ए की टू अंडरस्टैंडिंग ऑफ द माइंड ऑफ द फाउंडिंग फादर। तो गाइज ये जो स्टेटमेंट था ये बेरूबारी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यस इट इज की टू ओपन द माइंड्स ऑफ मेकर। तो यहाँ ये स्टेटमेंट सही है। फिर अगला है कि प्रियम्बल इम्बोडाइड द आइडियल होप्स फेथ एंड द एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल। तो गाइज आपको भी मैंने ऑब्जेक्ट्स बताए थे, इसके पर्पस बताए थे, तो वो सारे क्या बता रहे हैं, ये जो उम्मीदें जो जनता की है, जनता का विश्वास है, जनता की जो एस्पिरेशंस हैं, उनको क्या क्या भारतीय संविधान के अंदर प्रोविजंस हैं वो मैंने पूरा डिटेल में बताया था। तो आपको ये भी आंसर, ये भी स्टेटमेंट सही है। फिर अगला है प्रियम्बल इम्बोडाइड द इंटेंशन ऑफ द फाउंडिंग फादर एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो गाइज इसमें तो आपको कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए, पूरा मैंने डिटेल में इसके ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो बताए थे। और लास्ट है कि प्रियम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो गाइज मैंने आपको केस लो बताया था केशवानंद भारती वाला, तो ये जो स्टेटमेंट है ये गलत आंसर इसका है। अगला क्वेश्चन है द वर्ड सोशलिस्ट सेकुलर एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन वर एडेड टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन बाई। तो गाइज मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जो एक ही बार अमेंडमेंट हुआ है प्रस्तावना में वो है 42nd, और 3 वर्ड्स उसी से द्वारा जोड़े गए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा
एक। फिर अगला क्वेश्चन है गाइस, द अल्टीमेट अथॉरिटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज, तो वी द पीपल वर्ड जो है वो आपको बताया ही था मैंने कि अल्टीमेट अथॉरिटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो इस देश की जनता है। फिर अगला आता है, हाउ मेनी टाइम प्रीएम्बल वाज अमेंडेड, तो मैंने गाइस बार बार कहा है कि जो भारत का संविधान है वो सिर्फ एक ही बार उसके अंदर अमेंडमेंट हुआ है, वो था 42nd। आपको लगेगा कि मैंने बार बार ऐसे ही क्वेश्चन क्यों पूछ रहा हूं, इन्हीं क्वेश्चंस में से ही प्रीएम्बल के क्वेश्चंस बनते हैं। आपको एग्जाम में हो सकता है उसकी लैंग्वेज अलग मिल जाए, लेकिन क्वेश्चन मोर और लेस यही रहे होने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, वर्ड सेकुलर मीन्स, कि वो भी मैंने बताया था कि भारत की जो प्रस्तावना है भारत के अंदर उसमें पंथ निरपेक्षता है, धर्म निरपेक्षता नहीं है, पंथ निरपेक्षता है। और मैंने पूरा डिटेल में भी बताया था कि स्टेट जो है उसका अपना कोई धर्म नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या होगा गाइस, स्टेट डू नॉट हैव रिलीजन, दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। अब जो लास्ट क्वेश्चन है गाइस, जो लास्ट जो स्लाइड है वो है सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की, कि आपको मेंस के अंदर जो है प्रस्तावना से अगर कोई मेंस में आपके कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो वो क्या होने वाला है। तो पहला है कि वेदर प्रियम्बल इज ए पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एक्सप्लेन विद द रिलेवेंट केस लॉ। तो गाइज आपको पहले बेरूबारी का केस लिखना है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑब्जर्वेशन दी है वो लिखनी है। उसके बाद में आपको केशवानंद भारती का केस लिख करके उसका आंसर लिखना है कि यस इट इज ए पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और ये दो केस आपको उसके अंदर रेफर करने हैं। और ज्यादा से ज्यादा इसका आंसर का जो मार्क्स होगा ये मैक्सिमम 3 नंबर से ज्यादा का ये मार्क्स नहीं हो, इस क्वेश्चन के मार्क्स नहीं होने वाले। फिर अगला आता है कि एक्सप्लेन द इंपोर्टेंट वर्ड यूज इन द प्रियम्बल विथ रिलेवेंट केस लॉज। ये थोड़ा जो मैंने कीवर्ड्स बताए थे आपको, डॉक्टर सुशांत सिंह सैनी फॉन्ड ऑफ जलेबी, वो सारे उसके कीवर्ड्स हैं, तो वो आपको ध्यान रखना। और आप उसको डिटेल में हर हेड की 2-3 लाइन लिख के, जिन जिन के अंदर, जैसे सेकुलरिज्म के अंदर केशवानंद भारती का केस है, सोशलिस्ट के अंदर एक्सेलवियर का केस है, और रिपब्लिक, जिनके अंदर केस लो नहीं है वहां पे आपको केस लो लिखने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन जिन वर्ड्स के अंदर केस लो यूज किए गए हैं, जैसे डेमोक्रेसी जो है वो इंदिरा नेहरू गांधी का वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर उसको बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट माना गया, मतलब तो जिन जिन हेड्स के अंदर केस लो हैं वहां पे आपको केस लो लिखने पड़ेंगे। और वो मैं आपको मटेरियल जो है पीडीएफ फॉर्म के अंदर आपको अवेलेबल, हमारे चैनल का जो व्हाट्सएप चैनल जो है, ग्रुप है, आप हमारे कमेंट सेक्शन में अपने नंबर छोड़िएगा, हम आपको ब्रॉडकास्ट करके ब्रॉडकास्ट लिस्ट में डाल के आपको जो इस क्लास की जो पीडीएफ है वो हम आपको दे देंगे। तो उसके अंदर हर जहां जहां केस लो होगा वो आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। फिर आता है कि एक्सप्लेन द पर्पज एंड द ऑब्जेक्टिव विच प्रियम्बल सर्व्स। तो ऑब्जेक्ट्स तो मैंने बताए थे गाइज कि ये जो है अल्टीमेट इसका सोर्स बताता है, ये फिर क्या क्या ऑब्जेक्ट्स जो हैं भारतीय संविधान के अंदर नागरिकों क्या के ऑब्जेक्ट्स रहे हैं वो बताता है। फिर एक ये इनेक्टिंग क्लोज बताता है, वो तो हो गया पर्पस। और इसके जो ऑब्जेक्टिव क्या क्या हैं, ऑब्जेक्टिव गाइज वो हैं जस्टिस हो गया, इक्वेलिटी हो गया, फर्टेनिटी हो गया, लिबर्टी हो गया, जो मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया है। और इसका जो मटेरियल है, स्टडी मटेरियल, वो आपको मैं पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड करवा दूंगा। और एक अगर पूछ लिया जाए, ये जो क्वेश्चन है गाइज इंपोर्टेंट वर्ड्स वाला जो क्वेश्चन है, ये भी मैक्सिमम 5 मार्क्स से ज्यादा वेटेज नहीं रखता है। और ये भी है, ये 3 मार्क्स में भी इसको पूछ लिया जा सकता है, या इसका 5 मार्क्स का, लेकिन 5 के चांसेस कम है, ये 3 नंबर का ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो गाइज, और एक क्वेश्चन अगर पूछना ही है तो फिर लास्ट में आपको ये भी कई बार पूछ लिया जा सकता है कि भाई प्रियम्बल को, पूरे प्रियम्बल को लिखो, राइट द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो गाइज प्रियम्बल बहुत छोटा है, आप उसको मेमोराइज आप अच्छे से कर सकते हो, वो भारत का के संविधान का इंट्रोडक्टरी पार्ट है। आप जब पूरे संविधान को नहीं तो कम से कम आप एक बार प्रियम्बल आपको पूरा, अगर आप जुडिशियल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो आपको भारत की संविधान की प्रस्तावना आपको याद होनी चाहिए। तो गाइज आज की क्लास अपनी ये भारतीय की प्रस्तावना के ऊपर थी। होपफुली आई होप कि मैंने आपके सारे जो क्वेश्चंस थे उनको कवर किए हैं। कवर करने के साथ साथ मैंने इस भारत की संविधान की जो प्रस्तावना है उसको
अच्छे से आपको समझाया है। आप इस कोरोना काल के अंदर गाइस आप बाहर मत जाइए। आपको जो लॉ जंक्शन है, आपको घर बैठे बैठे कानून के जितने भी जो सब्जेक्ट्स के जो टॉपिक्स जो हैं उनको हम यूट्यूब के ऊपर कवर करने वाले हैं। ये आपकी हेल्प के लिए है कि आपकी पढ़ाई के अंदर किसी भी प्रकार की कोई बाधा ना आए। आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि फिर कभी जब हम कोई नए टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाएं तो वो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। गाइस, इस कोरोना काल के अंदर आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अपनी स्टडी को बिल्कुल भी कम मत करिए। हमारे से जितनी हेल्प होगी हम वो आपको देंगे। इसी के साथ मैं आज की क्लास को समाप्त करता हूं। फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के ऊपर। जल्दी मिलेंगे गाइज। आप बस अपनी जो पढ़ाई है उसको आप कंटिन्यू रखिए। थैंक यू सो मच गाइज।